Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Priyanka. Here we are starting a new topic of the chapter Heredity and Evolution. This is the last part but not the last slide. So we are starting evolution. Before starting, don't forget to like and subscribe my channel and pressing the bell icon for every new video I am adding. So evolution. The term evolution means something that evolves. Before that we have read about heredity, and that tells that how parents transfer their character to their babies, right? In the meantime we have also read that how the difference in the new generation came, right? How their facial features are different because the characters got mixed during that inheritance, right? When the characters are transferring from parent to offspring, there are many times where the characters got mixed. First of all, when the gametes are formed, in that case the crossing over in the chromosomes takes place, right? The characters itself inside a parent, a single parent, get mixed so that it can do a copy. Okay, first of all, a parental chromosome do its copy so that it can transfer that copy part to the babies, right? Then half of that copy, not all the characters, only half of the copy is transferred in the gametes. And during the gametic fusion also, both the male and female parental characters got mixed. So यहाँ भी characters जो है वो mix हो गए, right? पहले पेरेंटल जनरेशन में जब गैमेट बन रहे थे तब भी जो है करेक्टर्स जो है वो हाफ हो रहे थे, रेप्लिकेट हो रहे थे, कॉपी बना रहे थे अपनी, सो दैट कि वो जो कॉपी पार्ट है वो बेबीज़ में दिया जाए. और उसके बाद जब गैमेट बन गए तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने के बाद भी करेक्टर्स मिक्स हुए. फ्यूज़न के टाइम पे करेक्टर्स मिक्स हुए, और जब करेक्टर्स मिक्स हुए तो वो करेक्टर्स किसको ट्रांसफ़र हो गए डायरेक्टली? वो करेक्टर्स जो है वो मिक्स होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्रोजेनी में. अब इतने टाइम में मिक्सिंग होती है तो जो प्रोजेनीज हैं वो भी कोई एक प्रोजेनी थोड़ी ना बनती है, उनके भी कई सारे प्रोबेबिलिटी हैं. हमने मोनो और डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि किस तरह से 4 प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट सब में होती है, कि 4 प्रोबेबिलिटी कि ये वाली प्रोजेनी बन सकते हैं, ये भी. सो हेयर कम्स द डिफरेंस. ओनली इन द सिंगल जनरेशन दैट मच डिफरेंस केम. इतना ज़्यादा डिफरेंस केवल सिंगल जनरेशन में आ जाता है, केवल एक वर्टिकल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन आ जाता है, राइट? नाउ डार्विन टेल्स अस अ बिगर पिक्चर, लाइक आफ्टर मेनी सच जनरेशन, लाइक आफ्टर मेनी सच मिलियन जनरेशन. इसी तरह अगर मिलियन जनरेशन हो जाए तो ये जो सारे डिफरेंसेस हैं वो सम्स अप होके कितने बड़े हो जाएंगे, सो दैट एक न्यू स्पीशीज बन जाएगी, राइट? एक बिल्कुल ही न्यू ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे. दैट विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस वन, जो आज है उससे बहुत ज़्यादा अलग होंगे, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंस एक साथ ऐड ऑन हो गए उस समय पे. दिस इज एवोल्यूशन. नाउ एवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, और इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट प्रोग्रेसिव चेंजेस, राइट? जो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाए जा रहे हैं, विच टुक्स प्लेस इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म. वी आर नॉट गोइंग टू से ओनली प्रिमिटिव, बट मैंने प्रिमिटिव इसलिए कहा कि जो आज है वो कल के मुकाबले तो पुराना ही होगा, इसलिए, राइट? सो ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंजेस, जब सिक्वेंशियली ये चेंजेस आते रहते हैं. अगर चेंज आया, जैसे मान लीजिए एक रबड़ है, आपने उसे खींचा और उसके बाद दोबारा से वो आपने जब छोड़ा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो अगर चेंज आता है लेकिन वो रिवर्ट बैक हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है. बट व्हेन दिस चेंज स्टेज, राइट? जब एक बार चेंज आया और उसमें स्टे हुआ, राइट, वो थोड़ी देर ठहरा और फिर उसके बाद वो और चेंज आते गए और सभी ठहरते गए, देन द करेक्टर्स गॉट एक्यूमुलेट ऑल्सो. और जब करेक्टर्स एक्यूमुलेट होते हैं तो ऑफ कोर्स these all accumulated characters will sums up to form a new organism or new species from a primitive one. तो चेंजेस आते हैं लेकिन वो चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर, तो एक नई स्पीशीज का इजाद होता है. दिस इज नोन एज इवोल्यूशन, इवॉल्व होना, राइट? देन व्हाट कैन बी द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन? सी, we are not here for million of years and we are not going to be here for million of years, right? हम million of year के लिए ना तो थे ना तो होंगे, तो फिर हमें कैसे पता कि एवोल्यूशन हो रहा है?
Of course there must be some evidences, that's how Darwin can get to know कि जी evolution हुआ है. See, number one is vestigial organ. So vestigial organ are those kind of organ that now are in a very reduced form, are very reduced in size, but at some time in some pictures or in some archaeological sites we have seen their bones or their habitat is such like that those organs are functional at that time, that are not in reduced size, they are developed. हमने पिक्चर्स में या फिर उनके आर्कियोलॉजिकल साइट पे हमने इस तरह के अवशेष देखे हैं कि हमें लगता है कि नहीं, ये जो ऑर्गन है उस समय बहुत डेवलप रहे होंगे, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया होगा और उनका बहुत काम हुआ होगा, लेकिन अब कोई काम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 ऑर्गन आई एम टेकिंग, देयर आर मेनी सच ऑर्गन्स इन योर बॉडी, बिकॉज ये बॉडी हैव लॉट ऑफ ऑर्गन. सिर्फ वो ऑर्गन नहीं है जो 5-6 आप ऑर्गन पढ़ते हैं, इनके अलावा बहुत सारे ऑर्गन हैं, राइट. तो वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे कि वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, राइट, एंड एक एनल टेल होती है, राइट. आपके बोन, आपके जो वर्टेबल कॉलम है उसमें एक लास्ट बोन होती है कॉल्ड एज एनल टेल, राइट. इनिशियली वो एनल टेल काफ़ी लंबी हुआ करती थी, राइट, because that used to give direction and in because we have a ancestor kind of ancestor from chimpanzee, so that they used to have a tail but we don't have, right. So that animal tail came from them. They have a large tail, right, and we don't have such tail because we don't use, but that bone exists till now, so that gives us that we are evolved. The another thing is vermiform appendix. Initially human being were have seen that they can eat the कच्चा फूड, वो कच्चा फूड भी जो है वो खा लेते थे, राइट. नाउ आप सिर्फ वो पका के ही खा पाते हैं. अब वो कच्चा फूड जो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता. पहले वो कुछ चीज़ें वो खा लेते थे, वो पेड़ पौधे आराम से खा लेते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि हमें सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं होता और प्लांट के तो हर मटेरियल में सेलुलोज ज़रूर होगा, इसलिए हम उसे पका के खा रहे हैं, लेकिन पहले कच्चा कैसे खा लेते थे. सो दे शुड बी एन ऑर्गन बिहाइंड इट, राइट. उस टाइम पे एक ऑर्गन हुआ करता था वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो अभी भी है, लेकिन वो अब बहुत रिड्यूस साइज में है. that organ is basically responsible for cellulose digestion at that time, that now we are not using. अब हमने उसे पका के जब खाना शुरू किया है तो हम इतना पका के खाते हैं कि अब हमारे अंदर डाइजेस्टिंग कैपेबिलिटी भी नहीं है और वो ऑर्गन भी रिड्यूस साइज का हो गया है. तो जैसे जैसे आप किसी भी ऑर्गन का इस्तेमाल कम कर देंगे उसका साइज छोटा होता जाएगा और इवन एक टाइम पे वो नॉन एग्जिस्टेंस बन जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज morphological evidences, right. There might be some of the organs here, right. We can say that morphology मतलब क्या होता है. morphology का मतलब जो बाहर से दिखे. तो यहाँ पर आपके पास कुछ बाहर से दिखने वाले ऑर्गन्स यहाँ पर हैं. नंबर 1 होमोलॉगस ऑर्गन्स और अनदर इज एनालॉगस ऑर्गन. जब कुछ जानवरों को देखकर आपको ऐसा लगे कि यार ये बहुत सिमिलर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं ना कहीं सेम एंसेस्टर से आए होंगे. जैसे कि विंग्स हम देखते हैं, विंग्स आपको मॉस्किटो में भी दिखता है. विंग्स आपको जो स्मॉल हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो उड़ने वाले टिड्डी आजकल बोलते हैं इनको, और हरी गाय, नील गाय जैसे भी बोलते हैं, उनके भी आपको विंग्स दिखते हैं. आपको बर्ड्स के भी विंग्स दिखते हैं, बैट के विंग्स दिखते हैं. सबके विंग्स जो है वो उड़ने के काम आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनका सिमिलर नहीं है. और क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, इनका कोई भी सेम बेस नहीं हो सकता, राइट. स्ट्रक्चर सेम नहीं है इसलिए एंसेस्टर भी सेम नहीं है. बट ड्यू टू सम वर्क दे यूज टू डू, ड्यू टू द role they have to play, because they all need to fly, they all roam around a tree. So ट्री के आसपास रहने के लिए, अपने फूड के लिए उनको उड़ना पड़ेगा, ओके. ये केवल अर्थ पे रहकर अपना फूड नहीं ढूंढ पाते. सो इसलिए इनका फंक्शनल सिमिलैरिटी हो जाता है, ओके. बट स्ट्रक्चर, इंटरनली जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है. किसी के विंग्स जो हैं वो फ्यूज़ होके बने हुए हैं, किसी के विंग्स जो हैं वो अलग अलग फीदर्स हैं, किसी के जो विंग्स हैं वो 2 पार्ट में है, किसी का एक सिंगल विंग है, ओके. सो स्ट्रक्चर डिफरेंट है. देन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको देख के बाहर से कभी नहीं लगता कि इनका जो है वो अंदर से स्ट्रक्चर सेम होगा, बट क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग होता है. कोई हाथों को कोई ग्रैब करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए यूज़ करता है, कोई जो है वो क्लाइंब करने के लिए यूज़ करता है, ओके.
इस तरह से कोई क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल करता है सेम हाथों को। सो यहाँ पे कोई तैरने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन कभी कभी उन हाथों का जो स्ट्रक्चर है अगर मेन देखा जाए तो वो सेम होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। तो अगर अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो जो मतलब वो जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अगर सेम है तो उनका बेस भी सेम है, मतलब उनका एंसेस्टर भी कोई ना कोई कॉमन रहा होगा। नंबर 1 मैमल, देन चीता, देन व्हेल एंड देन बैट। मैमल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल बोन है आपके हाथ में, जो है ऊपर जो कोहनी से ये जो हिस्सा आपके शोल्डर से लगा हुआ है, और ये शोल्डर से लगे हुए हिस्से के नीचे जो आपका ये हाथ होता है उसमें सिर्फ एक बोन होती है और नीचे 2 होती हैं। जो ऊपर एक बोन है उसे ह्यूमरस कहते हैं, फिर ये कोहनी का इलाका आ गया, और फिर उसके बाद ये आपके 2 और बोन आ गई, उनका नाम होता है अल्ना और रेडियस। दोनों बोन में से एक अल्ना एक रेडियस। फिर नीचे आपका हथेली और फिर उंगलियों का हिस्सा आ गया, कार्पल्स 8, फिर मेटाकार्पस और फेलेंजेस ये आपके हो गए। ओके, तो ये फेलेंजेस आपकी उंगलियां। इसी तरह से चीता में भी एक बोन ऊपर, नीचे 2 बोन, और फिर उसके बाद ये 5 मेटाकार्पल्स, मतलब हाँ जी, फिर फेलेंजेस। व्हेल्स में भी ऐसे ही है, एक बोन, फिर उसके बाद इसी तरह से ऊपर 2 बोन होती हैं। बैट में भी ऐसे ही है, एक बोन है, फिर यहाँ 2 बोन है, रेडियस और अल्ना। सो स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए एंसेस्टर भी इनका कोई ना कोई सेम रहा होगा। नाउ लेट्स एलैबोरेट द डिफरेंसेस, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। वो ऑर्गन जो कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बने हैं उनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्ज? आपने क्लास 10th में, अब आप आगे पढ़ेंगे, आप एक डाइवर्जिंग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, शायद आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो किस तरह से टॉर्च लाइट एक डाइवर्जिंग लाइट है, किस तरह से वो किरणें जो है वो फैलती हैं, राइट, क्योंकि वो एक बिंदु से चारों ओर फैल रही होती हैं। डाइवर्जेंट का मतलब यही है। नाउ जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से कोई चीज़ बनी है, दैट मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। मान लीजिए दिस इज स्ट्रक्चर और ये दिस इज फंक्शन, दीज आर फंक्शन। सो यहाँ आप समझ जाइए इन सबका एक स्ट्रक्चर सेम था, तो इनका एक कॉमन एंसेस्टर ज़रूर रहा होगा, और इन सब का फंक्शन अलग अलग होता है उनके जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, और अलग अलग निच और अलग अलग हैबिटेट की वजह से उनका फंक्शन अलग अलग हो गया। कोई पानी के अंदर रह रहा है, कोई हवा पे है, कोई धरती के ऊपर है, सो सबका फंक्शन अलग अलग हो जाता है। लेकिन एनालॉगस एवोल्यूशन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बना है। इसी तरह से आपने लेज़र लाइट देखी होगी, किस तरह से लाइट जो है वो एक ही बिंदु पे पड़ती है, क्योंकि वो एक ही बिंदु पे पड़ती है तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। जब बहुत सारी रेस एक ही बिंदु पे पड़े तो यहाँ अगेन आप देख सकते हैं ये जो है ये सारे के सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। यानी जो ऑर्गन्स सभी एनिमल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स से, जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर के हों लेकिन सबका फंक्शन एक ही हो। अगर विंग्स है तो उनका सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन सबका एक ही है, उड़ना, राइट। तो this is a kind of analogous, this is a kind of evolution, convergent evolution through which analogous organs have been made. Okay, example, अभी आपने example देख लिया है, that is four limb of lizard, birds and human being. Okay, four limb, इनके four limb mainly, और इसमें आएगा wings of insect and bird. Phylogenetic evidence. Third evidence of evolution is phylogenetic. Phylogenetic evidence, first you need to know what is phylogenealogy. See, a study, OGY जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब वो एक स्टडी है। So a study where we read about life on earth. Okay, life on earth on the basis of fossils. जब हम देखते हैं कि अर्थ पे लाइफ थी बट किसके बेसिस पे, कि फॉसिल्स यहाँ पर हैं इसलिए लाइफ थी। ओके, तो उसको हम कहते हैं फिलनेटोलॉजी, और फिलनेटोलॉजी में हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं। सो फॉसिल्स के बेसिस पे तो हम बता सकते हैं ना कि हाँ यहाँ पर अगर फॉसिल्स प्रेजेंट थे तो लाइफ यहाँ थी। ओके, सो व्हाट आर फॉसिल्स? डेड एंड डीके रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। तो जब मिट्टी के अंदर प्लांट और एनिमल के दबे हुए अवशेष मिलते हैं तो उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। बिफोर रीडिंग हाउ वी रीड फॉसिल्स यू नीड टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ फॉसिल्स गिव एविडेंस। सो कौन से फॉसिल्स हैं जो एविडेंस देते हैं? दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक, एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू डिफरेंट
टू डिफरेंट स्पीशीज, दो अलग अलग, इवन नॉट स्पीशीज, दीज आर फाइलम्स, अलग अलग हैं। वर्टेब्रेट्स के अंदर दो अलग अलग फाइलम यहाँ पर है। नंबर वन दैट इज बर्ड, ओके, एव्स, राइट, एंड दैट रेप्टाइल्स। एव्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म टाइप्स के बीच में जो एक कनेक्टिंग लिंक होता है, दैट इज एंसेस्टर आर्क्योप्टेरिक्स। A dinosaur species Archaeopteryx have large feathers like birds, right? But having a tail also, like reptiles. So basically they may have a common evolution site. और ये सिर्फ एक फॉसल है, लिविंग नहीं है ये इस वक्त, ओके। तो इनके लार्ज फिदर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, और एक्चुअली बर्ड्स में जो फिदर आए हैं वो फ्लाइट के लिए नहीं है, वो तो जब हुआ जब उनकी बॉडी जो है वो हल्की हो गई, बोन्स जो है वो हॉलो हो गई, तो वो जो फिदर्स हैं दे आर एबल टू गिव सो मच लिफ्ट सो दैट दे कैन फ्लाई। अदरवाइज वो जो इतने बड़े बड़े फिदर्स थे वो केवल और केवल उनको ठंड से बचाने के लिए थे। देन दे हैव अ टेल फॉर डायरेक्शन ऑल्सो, रेप्टाइल्स में टेल होती थी एक डायरेक्शन देने के लिए। बर्ड्स के पास अभी भी एक टेल विंग या टेल फिदर जैसा कुछ होता है, बट वो बहुत एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, अब वो छोटी है काफ़ी, ओके। सो दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक दैट इज गिवन बाय फॉसिल्स। बट हम फॉसिल्स को पढ़ते कैसे हैं, फॉसिल्स में हम पहचानते कैसे हैं कि ये कितना पुराना होगा, ये भी तो पता होना ज़रूरी है। सो देर आर टू मैथड, नंबर वन इज़ कार्बन डेटिंग एंड नंबर टू इज़ डेप्थ, ओके। सो डेप्थ का मतलब है जितना भी नीचे फॉसिल दबा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा वो एज का होगा। यही है, हम मानते क्या है कि धीरे धीरे धरती जो है ऊपर उठ रही है, एक्चुअली जो धीरे धीरे वो पत्थर हैं या लोगों के अवशेष हैं वो ऊपर आए जा रहे हैं, वो दबे जा रहे हैं और लोग ऊपर आते जा रहे हैं। इसलिए जो हम मान रहे हैं कि धरती का जो हिस्सा, धरती जो है वो अपने स्थल से ऊपर होती जा रही है, इसका मतलब जो नीचे रह गया वो ज़्यादा पुराना है। तो जो नीचे दबा हुआ मिलता है वो ज़्यादा पुराना है, और हम उसी हिसाब से निकालते हैं कि वो कितना पुराना है। द अदर थिंग इज कार्बन डेटिंग। सी, so from where the life actually starts? So life starts from the plant, if I'll take, ओके। तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑब्जर्व करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कौन सा, कार्बन आइसोटोप 14, राइट। और कार्बन आइसोटोप 14 जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हीं प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही हम फीड करते हैं, अगेन उतना ही कार्बन 14 हमें भी आ जाता है। लेकिन जब प्लांट्स और एनिमल दोनों के दोनों डाई होते हैं, मरते हैं, और वो अर्थ के नीचे उनके अवशेष दबते हैं, तो मरने के बाद कोई भी कार्बन जो है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि अर्थ में नीचे जाते जाते दबते दबते जो ये कार्बन लेवल है उसका रेशियो बाकी सभी एलिमेंट्स के मुकाबले कम होता रहता है। तो हम एक्चुअली जांचते हैं कि कितना डीके हो चुका है कार्बन 14। तो जितना ज़्यादा डीके हुआ होगा उतना ही नीचे और उतना ही पुराना फॉसिल्स होगा, ओके। So this is carbon dating. That's how we get to know about this Archaeopteryx also. Then next is embryological evidence, right? Embryological evidence shows that the embryo development to the young one, from fertilized egg to the young one, the development of embryo is same in all vertebrate, all type of vertebrate, aves, amphibians, mammals, right, reptiles, all have the same shape and structure in embryo. So it suggests that they might have a common ancestor. यंग वन बन के ऑफकोर्स डिफर हो जाता है, लेकिन एम्ब्रो शेप स्ट्रक्चर सेम है सब में, तो यानी कहीं ना कहीं एंसेस्टर जो है उसमें सेम रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड वी विल टेक दैट इन अ नेक्स्ट सेशन, बिकॉज नाउ वी हैव जस्ट डन विद द टॉपिक दैट इज evolution and its evidences. Okay, thank you class.